हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है श्वसन पर नियंत्रण। श्वसन पर नियंत्रण होता कैसे है और कौन करता है। देखो, सबसे पहले श्वसन पर जो नियंत्रण है वो उसमें नंबर 1 पर आता है तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण। और ये जो तंत्रिकीय नियंत्रण है वो 3 प्रकार से होता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है पृष्ठीय तंत्रिकीय नियंत्रण। देखो, सबसे पहले ये जो पृष्ठीय तंत्रिकीय जो नियंत्रण है, यानी कि पृष्ठीय तंत्रिकीय जो केंद्र है ना, ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा जो भाग होता है वहाँ पर उपस्थित होता है। मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा जो भाग है उसमें ये पृष्ठीय तंत्रिकीय नियंत्रण जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ये जो पृष्ठीय तंत्रिकीय जो केंद्र है ये क्या करता है, एक सिग्नल, एक संकेत भेजता है किसके पास में, इंटरकोस्टल मसल्स के पास। इंटरकोस्टल मसल्स। और ये इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है, ये होती है एक्सटर्नल वाली। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास क्या करता है, संकेत भेजता है, जिसके कारण इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होता है संकुचन। और अपने को पता है जब इस मसल्स में संकुचन होता है तो किसकी क्रिया होती है, निःश्वसन की क्रिया होती है। और जब निःश्वसन की क्रिया होती है तो फेफड़े वायु से भर जाते हैं। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। फेफड़े जब वायु से भर जाते हैं तो एक सिग्नल आता है, जैसे कि ये है अपनी श्वास नली, ये हो गई अपनी श्वसनी, और ये हो गए फेफड़े। जब ये फेफड़े वायु से पूर्ण भर जाते हैं तो यहाँ पर श्वसनी पर क्या होता है, एक स्फीत ग्राही होता है। स्फीत ग्राही ये क्या करता है, जब फेफड़े वायु से फुल भर जाते हैं उस समय स्फीत ग्राही एक सिग्नल को भेजता है इस पृष्ठीय तंत्रिकीय केंद्र के पास कि अब जो है, मतलब कि फेफड़े वायु से क्या हो गए, बिल्कुल पूर्ण रूप से भर चुके हैं। तो ये पृष्ठीय तंत्रिकीय जो है ये क्या करता है, पृष्ठीय तंत्रिकीय केंद्र 19 श्वसन को 3 सेकंड तक रोक देता है। 3 सेकंड के लिए रोक देता है। जब वो 3 सेकंड के लिए रोकता है तो उसके बाद उसमें क्रिया होती है उच्च श्वसन की। उच्च श्वसन की, ठीक है। और उच्च श्वसन के बाद वापस से किसकी क्रिया होती है, निःश्वसन की होती है। तो सीधी बात है, जो पृष्ठीय तंत्रिकीय जो केंद्र है मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग में स्थित होता है, जो निःश्वसन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। एक संकेत को क्या करता है, सिग्नल को भेजता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, जिसके कारण इनमें संकुचन होता है। संकुचन से निःश्वसन होगा और निःश्वसन से फेफड़े में क्या होगी, वायु भर जाएगी। भरने के बाद श्वसनी पर जो स्फीत ग्राही होती है वो सिग्नल भेजती है पृष्ठीय तंत्रिका के पास कि फेफड़े भर चुके हैं। तो क्या करती है, ये 3 सेकंड के लिए निःश्वसन की क्रिया को रोक देती है। उसके बाद होता है उच्च श्वसन। उसके बाद नंबर 2 पर आता है न्यूमेटिक्स केंद्र। न्यूमेटिक्स केंद्र। न्यूमेटिक्स केंद्र भी मस्तिष्क के पोन्स भाग में स्थित होता है। ये क्या करता है, निःश्वसन का विरोध करता है। निःश्वसन का क्या करता है, विरोध करता है। निःश्वसन का क्या करता है, विरोध करता है। देखिए, यदि इस न्यूमेटिक्स केंद्र से जो सिग्नल होते हैं वो शक्तिशाली हैं, यदि इससे क्या है, सिग्नल शक्तिशाली निकल रहे हैं, यानी कि इस न्यूमेटिक्स केंद्र से यदि सिग्नल
जो है वो शक्तिशाली होते हैं। तो निःश्वसन जो है ना वो क्या होता है, केवल 0.5 सेकंड तक ही होता है, ओनली 0.5। वैसे नॉर्मली कितना है, 3 सेकंड के लिए। लेकिन जब इसके द्वारा सिग्नल बहुत ही प्रभावशाली है तो निःश्वसन का क्या करता है, विरोध करता है। तो निःश्वसन की क्रिया ओनली 0.5 सेकंड के लिए ही होती है, जिससे क्या होगा, फेफड़े भरेंगे वायु से, नहीं भरेंगे। तो फेफड़े जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरते हैं, आंशिक रूप से ही भर पाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं भर पाते हैं। और यदि इस न्यूमेटिक्स के अंदर से जो निकलने वाले सिग्नल होते हैं वो यदि कमज़ोर हैं, सिग्नल यदि कमज़ोर हैं, तो निःश्वसन की क्रिया 5 सेकंड तक होती है, 5 सेकंड तक होती है, जिससे फेफड़े वायु से क्या होते हैं, पूर्ण भर जाते हैं। न्यूमेटिक्स के अंदर जो है पॉन्स में स्थित होता है, निःश्वसन का विरोध करता है। यदि इसके अंदर से शक्तिशाली सिग्नल निकलते हैं तो निःश्वसन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए होती है, जिसके कारण फेफड़े आंशिक रूप से भर पाते हैं। और यदि सिग्नल कमज़ोर है तो निःश्वसन की क्रिया 5 सेकंड तक होगी, जिससे फेफड़े पूर्ण रूप से भर जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आता है अधरीय तंत्रिकीय नियंत्रण। अधरीय तंत्रिकीय नियंत्रण, अधरीय तंत्रिकीय नियंत्रण, ये वाला जो केंद्र जो होता है ये भी मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है ये वाला भी। और ये क्या करता है, विशेष परिस्थितियों में ही क्या होता है, कार्य करता है। जैसे कि हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या हम बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, तो उस समय ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा संकेत जो है उसको, सिग्नल जो है उसको सीक्रेट करता है। वैसे नॉर्मली बिल्कुल विश्राम अवस्था में होता है, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति होती है, जब हम दौड़ते हैं या फिर अत्यधिक परिश्रम करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उस समय मेडुला ऑब्लिंगेटा इस केंद्र से सिग्नल को क्या करता है, सिग्नल को भेजता है। ठीक है, उसके बाद ये अपना था नंबर 1 पर तंत्रिकीय नियंत्रण। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर रासायनिक नियंत्रण। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, रासायनिक नियंत्रण। इसमें क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है, जो श्वसन जो है उसकी दर को बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट भी को भी बढ़ाते हैं, श्वसन जो है, श्वसन की दर है उसको भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा CO2 की सांद्रता बढ़ने पर, CO2 की जब सांद्रता बढ़ती है तो श्वसन की दर भी क्या हो जाती है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3 पर हमने पढ़ा था भौतिक कारण। भौतिक कारण का मतलब कि तापमान बढ़ता है तो श्वसन की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ता है तो श्वसन की दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले भी। अब हम बात करते हैं छोटे से टॉपिक की, श्वसन गुणांक की। श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल क्या होता है, श्वसन गुणांक, श्वसन भागफल क्या होता है। देखिए कि जब भी हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में क्या होती है, CO2 बाहर आती है। CO2 क्या होती है, बाहर आती है, यानी कि निर्मुक्त CO2 का आयतन। श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर आती है, CO2। ली कौन सी जाती है, ऑक्सीजन, यानी कि श्वसन में प्रयुक्त ऑक्सीजन O2, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वांटिटी, यानी कि RQ। श्वसन गुणांक कहलाता है, यानी कि CO2/O2, निर्मुक्त CO2 और श्वसन के दौरान काम आने वाली O2।
ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट वो हमको पता है, जब कार्बोहाइड्रेट जो का हम डाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, देखिए C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, काम लेते हैं, क्या बनती है, CO2 H2O प्लस एनर्जी, 6 ही क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो यहाँ पर इसका RQ कितना आएगा, कार्बोहाइड्रेट का CO2 कितनी काम आ रही है, 6 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन भी कितना काम आ रहा है, 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पर इसका RQ का मान कितना आता है, 1 आता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यदि हम बात करते हैं फैट की, वसा की, तो वसा का होता है 0.7। यदि हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का होता है 0.8। यदि और यदि भी हम मिक्सी मतलब कि कोई मिश्रित जो पदार्थ होते हैं उनकी बात करें, उसका होता है 0.85। ये होता है श्वसन गुणांक कि निकलने वाली CO2 का आयतन और श्वसन में काम आने वाली जो ऑक्सीजन है उसका आयतन, तो यानी कि CO2/O2। तो कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक की बात करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है 6 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकलते हैं और 6 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के काम आते हैं, तो इसका श्वसन गुणांक कितना होगा, 1। वसा का होता है 0.7, प्रोटीन का होता है 0.8 और मिश्रित जो मटेरियल्स होते हैं, डाइट होती है, उसका होता है 0.85। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से टॉपिक की, श्वसन संबंधी आयतन की। श्वसन संबंधी आयतन, देखो अलग अलग बुक में इनकी जो वॉल्यूम्स होती है ना वो अलग अलग दी हुई होती हैं। 12th क्लास में कुछ और हैं और यहाँ पर थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। देखो इसमें नंबर 1 पर हम बात करते हैं ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन की बात करते हैं, क्या होता है ज्वारीय आयतन, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, शांत बैठे हैं, उस समय हम कितनी मतलब कि नॉर्मल अवस्था में ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, मतलब कि जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं उस समय गैस जो हमारे अंदर जाती है फेफड़ों में और जो बाहर आती है उसका मान, उस वायु का आयतन वो कहलाता है ज्वारीय आयतन। यानी कि बिल्कुल जब हम नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, उस समय कितनी गैस अंदर ली जा रही है, कितनी बाहर निकाली जा रही है, उसका आयतन वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, और जिसका मान होता है लगभग 500 ml। नॉर्मली हम एक बार जो श्वास लेते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और 500 ml CO2 क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। नंबर 2, निःश्वसन आरक्षी आयतन। निःश्वसन आरक्षी आयतन, निःश्वसन आरक्षी आयतन की इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV क्या होता है, इसमें होता है ये है कि जो हम नॉर्मल हम श्वास ले रहे हैं एक, तो इसके अलावा हम मतलब कि बहुत ज़्यादा बल लगाकर, जितना हम ले सकते हैं एक बार में श्वास, बहुत ज़्यादा बल लगाकर, यानी कि अधिकतम बल लगाकर ली गई ऑक्सीजन और ली गई ऑक्सीजन, यानी कि हम अधिकतम बल लगाकर कितनी गैस अंदर ले सकते हैं, उसका आयतन कहलाता है निःश्वसन आरक्षी आयतन, और जिसका मान होता है लगभग 2500 ml, यानी कि 2.5 लीटर। नंबर 3, उच्च श्वसन आरक्षी आयतन, यानी कि ERV। इसका मतलब क्या होता है, अधिकतम बल लगाकर बाहर निकाली गई गैस। हम मतलब कि जब बल लगाकर गैस को बाहर निकालते हैं वो, तो अधिकतम बल लगाकर जो हम गैस बाहर निकालते हैं तो उसका मान होता है लगभग 1500 ml। 1500 ml मतलब कि 1.5 लीटर के समथिंग। नंबर 4 पर आता है सजीव सामर्थ्य। सजीव सामर्थ्य यानी कि वाइटल कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि वायु की एक ऐसी मात्रा जो हम फेफड़ों में अधिकतम भरकर, मतलब कि फेफड़ों में हम कितनी भर सकते हैं और कितनी निकाल सकते हैं, यानी कि वीसी अधिकतम भरी गई, और मतलब कि बल लगाकर कितनी अंदर ले सकते हैं और कितनी हम निकाल सकते हैं। यानी वीसी का मतलब क्या होगा, नॉर्मली कितनी होती है टीवी जो हम नॉर्मल अवस्था में करते हैं, अधिकतम कितनी ले सकते हैं आईआरवी, और अधिकतम कितने निकाल सकते हैं ईआरवी, यानी कि 500 प्लस 2500 प्लस 1500 कितना हो गया 4500 ml, 4.5 लीटर। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है अवशेषी वायु, मतलब कि रेजिडुअल वॉल्यूम। अवशेषी वायु रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब हम बल लगाकर गैस को बाहर निकाल देते हैं, हम मतलब कि जितना भी बल लगाकर गैस को बाहर निकालते हैं, उसके पश्चात फेफड़ों में बची हुई जो वायु होती है वो कहलाती है रेजिडुअल, यानी कि रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम बोल सकते हैं। एक तरीके से रिजर्व तो नहीं बोलेंगे, रेजिडुअल ही बोलेंगे, क्योंकि अधिकतम बल लगाने के पश्चात, मतलब अधिकतम बल से निकाल दिया हमने, निकालने के पश्चात हमारे फेफड़ों में जो गैस बचती है वो कहलाती है रेजिडुअल, और जिसका मान होता है लगभग 1000 ml। उसके बाद हम बात करते हैं कुल फुफ्फुसीय, यानी कि कुल फुफ्फुसीय सामर्थ्य, मतलब कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है, मतलब कि फेफड़ों में हम कितनी गैस को अंदर रख सकते हैं, यानी कि TLC बराबर VC। VC का मतलब कि कितनी, मतलब कि अंदर ले सकते हैं और कितने निकाल सकते हैं, प्लस रिजर्व कितनी है, रेजिडुअल कितनी है ये वाली, यानी कि 4500 प्लस 1000, 5500 ml, 5.5 लीटर गैस हम हमारे फेफड़ों में अधिकतम समाहित कर सकते हैं। ठीक है। तो इस श्वसन संबंधी कुछ आयतन थे 6 प्रकार के।